कभी सोचा है कि क्या ख्याल, क्या आइडियाज एक बम से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नौजवान क्रांतिकारी की जिसने ये साबित कर दिखाया कि हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ये कहानी है भगत सिंह की। देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई, इसमें रास्ते तो कई थे, पर मंजिल मंजिल सबकी एक थी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक नौजवान ने तलवार या सत्याग्रह की जगह सिर्फ अपने विचारों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। आप देखिए, हर क्रांति की एक शुरुआत होती है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं तो होती हैं। भगत सिंह के लिए ये जड़ें थीं उनके बचपन में, एक ऐसे माहौल में जहां देशभक्ति मानो हवा में ही घुली हुई थी। तो 28 सितंबर 1907, पंजाब का बंगा गांव, यहां भगत सिंह का जन्म हुआ। और देखिए, ये कोई आम परिवार नहीं था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही आज़ादी की लड़ाई के जाने माने सेनानी थे। मतलब घर का माहौल ही ऐसा था जहां हर वक्त क्रांति और देश की आज़ादी की ये बातें गूंजती थीं। उनके बचपन का एक बड़ा मशहूर किस्सा है जो उनके इरादों को साफ दिखाता है। एक बार वो खेतों में खेल रहे थे तो किसी ने यूं ही पूछ लिया, अरे क्या कर रहे हो? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मैं इस जमीन में आज़ादी के बीज बो रहा हूं। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी सोच, यही बात उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। चलिए, अब उस पल की बात करते हैं जिसने एक नौजवान लड़के के दिल में देशभक्ति की उस छोटी सी चिंगारी को क्रांति की धधकती हुई आग में बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता ही हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। साल था 1919, एक ऐसा साल जो भारतीय इतिहास के पन्नों पर एक काले धब्बे की तरह हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अमृतसर, जलियांवाला बाग, यहां एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे सैकड़ों निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गईं। ये एक ऐसा जख्म था जिसने सच में पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और उसी खून से सनी मिट्टी पर खड़े होकर सिर्फ 13 साल के भगत सिंह ने एक शपथ ली। उन्होंने उस मिट्टी को अपने हाथ में उठाया और कसम खाई कि वो इस अपमान और इस खून का बदला लेकर रहेंगे। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन सिर्फ बदला लेने का जुनून ही काफी नहीं होता है ना? यहीं से भगत सिंह ने अपने जज्बातों को एक मजबूत विचारधारा में ढालना शुरू किया। और यही विचारधारा, यही सोच उनका सबसे ताकतवर हथियार बनी। उन्होंने दुनिया भर के जो क्रांतिकारी विचारक थे उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कार्ल मार्क्स और लेनिन। इनसे उन्होंने क्लास स्ट्रगल और सोशलिज्म के बारे में सीखा। तो वहीं रूसो जैसे विचारकों ने उन्हें पर्सनल फ्रीडम की अहमियत समझाई। इन्हीं सब आइडियाज ने मिलकर उनकी सोच को एक नई शक्ल दी। और यहां एक बहुत दिलचस्प बदलाव आता है। उनके लिए अब आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं था। नहीं, वो ये समझ चुके थे कि असली आज़ादी का मतलब है एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण न कर सके, फिर चाहे वो अंग्रेज हो या कोई भारतीय। फिर आया साल 1928 और एक और चिंगारी भड़की। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे महान नेता लाला लाजपत राय। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने इसे सिर्फ एक मौत नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे कहा पूरे राष्ट्र की हत्या। बदला लेना अब जरूरी हो गया था। प्लान था ऑफिसर स्कॉट को मारने का, लेकिन एक गलती हुई और उसकी जगह मारा गया ऑफिसर सॉन्डर्स। इसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट का एक ऐसा तरीका अपनाया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक ऐसा तरीका जिसका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। तो बात है 1929 की। दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बम फेंका गया। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि यह बम किसी को मारने के लिए था ही नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद था, एक जोरदार धमाका करना, ताकि जो बहरी हो चुकी अंग्रेजी हुकूमत है उसके कानों तक उनकी आवाज पहुंच सके। और कमाल की बात देखिए, बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, बिल्कुल नहीं, वहीं खड़े रहे और नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। मतलब क्रांति अमर रहे। और देखते ही देखते ये नारा पूरी आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। उन्होंने खुद जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। क्यों? क्योंकि उनका तर्क बहुत साफ था कि अंग्रेजी साम्राज्य के लिए असली खतरा उनका बम नहीं, असली खतरा हैं उनके विचार, उनकी आइडियोलॉजी। और इस तरह उन्होंने अदालत को ही अपने विचारों को फैलाने का एक जबरदस्त मंच बना लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जेल की दीवारों के अंदर भी उनकी लड़ाई जारी रही।
बल्कि अब उन्होंने अपने शरीर और दिमाग को ही अपना आखिरी हथियार बना लिया था। जेल में रहते हुए उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हक के लिए एक लंबी भूख हड़ताल की और इसी दौरान उन्होंने अपना वो मशहूर लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। इसमें उन्होंने तर्क और इंसानियत को किसी भी धार्मिक विश्वास से ऊपर रखा। ये जो बात है ना, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनका साफ मानना था कि बदलाव किसी ऊपर वाली ताकत से नहीं आएगा, बदलाव आएगा इंसान के अपने एक्शन से, अपने संघर्ष से। अब चलते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर, जहां उन्होंने मौत का सामना भी ठीक उसी हिम्मत और शान से किया जिससे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी थी। तारीख थी 23 मार्च 1931। भारतीय इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन 3 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दी गई। और जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि वो तीनों हंसते हुए और देशभक्ति के गीत गाते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े थे। उनके आखिरी शब्दों ने उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनका शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके विचार वो हमेशा जिंदा रहेंगे। इससे पता चलता है कि वो अपने बलिदान की ऐतिहासिक अहमियत को कितनी गहराई से समझते थे। भगत सिंह की जिंदगी सिर्फ 23 साल की थी, लेकिन इतनी सी उम्र में उन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी उतनी ही जरूरी है। उनका संघर्ष तो खत्म हो गया, लेकिन सवाल वही है कि आज के दौर में हमारे लिए उस क्रांति की भावना का क्या मतलब है।